हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप आपका अपने यूट्यूब चैनल में दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मान लीजिए फ्रेंड्स, भगवान न करे कभी ऐसा हो फिर भी कि सपोज आप सुबह सुबह फ्रेश होने बाथरूम जाते हैं और आपको अपने स्टूल में अचानक से कुछ ब्लड दिखाई देता है, खून दिखाई देता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, स्वाभाविक रूप से हम लोग स्टूल में ब्लड देखकर, लैट्रिन में ब्लड देखकर, खून देखकर डर जाते हैं और यह एक बहुत ज़्यादा चिंतनीय परिस्थिति हो जाती है हम लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों, स्टूल में ब्लड आना हमेशा बहुत ज़्यादा चिंताजनक नहीं होता है। यह कभी कभी कुछ सामान्य कारणों की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस YouTube वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि स्टूल में ब्लड क्यों आता है, किन किन परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है। फ्रेंड्स, स्टूल में ब्लड आना इतना तो साफ है कि कहीं ना कहीं पर ब्लीडिंग हो रही है और कभी कभी तो यह ब्लीडिंग इतनी कम होती है कि हमें आसानी से आंखों से देखने को नहीं मिल पाती है। और जब हम स्टूल का टेस्ट पैथोलॉजी लैब में कराते हैं या जब हमारा चिकित्सक किसी वजह से हमारे स्टूल का टेस्ट कराने को कहता है पैथोलॉजी लैब में, तो ही हमें पता चल पाता है कि हाँ, स्टूल में ब्लीडिंग हो गई है। स्टूल में ब्लड आने के संभावित कारणों में जो एक कारण है वह है डाइवर्टिकुलर डिजीज। असल में डाइवर्टिकुला पाचन नली या आंतों की दीवारों से निकले हुए कुछ छोटे छोटे बॉल जैसे पाउच होते हैं जो कभी कभी संक्रमित हो जाते हैं और इनमें से ब्लीडिंग होने लगती है, जो कि हमें स्टूल के साथ मिक्स होकर दिखाई देता है। अब इसके अलावा जो दूसरा कारण है स्टूल में ब्लड आने का वह है एनल फिशर। इसके बारे में काफ़ी फ्रेंड्स जानते होंगे कि एनल फिशर में क्या होता है कि जो हमारे गुदा द्वार की, मल द्वार के आसपास की जो त्वचा होती है वो फट जाती है, कट जाती है। इसका सबसे ज़्यादा कारण यह होता है कि जो हमें स्टूल टाइट होता है, हार्ड होता है, वह कभी कभी इतना टाइट होके बाहर आता है कि वो स्टूल को फाड़ते हुए मल द्वार को फाड़ते हुए निकल जाता है, उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है। यह सिचुएशन बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, बहुत ज़्यादा दर्द इसमें हमको होता है और इस एनल फिशर की वजह से भी हमको ब्लीडिंग हो जाती है स्टूल में। एनल फिशर मतलब मल द्वार की स्किन का फट जाना या त्वचा का कट जाना। तीसरा कारण जो है वह है एंजियोडिस्प्लेसिया। इस प्रकार की बीमारी में कुछ एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स होती हैं जो आसानी से फट जाती हैं, टूट जाती हैं। एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स मतलब जो वेन्स होती हैं खून ले जाने वाली, हार्ट में जो अशुद्ध खून को ले जाती हैं, उनका एक जाल होता है। तो इनमें से कभी कभी इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं कि वो आसानी से टूट जाती हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे स्टूल में ब्लड दिखाई दे सकता है। अब इसके अलावा एक कारण है पेप्टिक अल्सर। नाम काफ़ी लोगों ने सुना होगा पेप्टिक अल्सर। अल्सर मतलब घाव का होना। इस प्रकार के घाव अर्थात जो पेप्टिक अल्सर होता है वो मरीज के स्टमक में या ड्यूोडेनम में जो छोटी आंत के थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा होता है उसमें इस प्रकार के घाव बन जाते हैं जिसे हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। और कभी कभी इन पेप्टिक अल्सर से भी पेप्टिक अल्सर की वजह से भी हमको ब्लीडिंग दिखाई देती है स्टूल के साथ में। इसके अलावा जो अगला कारण है वह आंतों में पॉलिप्स का बन जाना। पॉलिप्स मतलब गांठ, जो कभी कभी साइज में बढ़ जाती है और कभी कभी कैंसर में भी यह बदल जाती है और ब्लीडिंग का कारण बन जाती है। इसके अलावा ईसोफेगस, जो कि हमारे स्टमक का जो ऊपर का हिस्सा होता है, वहाँ पर कुछ वेरिकोज वेन की दिक्कत हो जाती है। वेरिकोज वेन मतलब जो अशुद्ध ब्लड को ले जाने वाली जो ब्लड की जो पाइपलाइन होती हैं वह फूल जाती हैं और कभी भी फूल के फट जाती हैं। जो जब ये ब्लड वेसल फूल जाते हैं तो उसको हम वेरिकोज वेन कहते हैं और इसकी फटने की वजह से भी स्टूल में हमको ब्लड दिखाई देता है। इसके अलावा जो अगला कारण है वह हम सभी जानते हैं, उसे हम कहते हैं हीमोगोइड्स। हीमोगोइड्स मतलब पाइल्स या बवासीर।
अब पाइल्स और बवासीर में क्या होता है, यहाँ भी एक प्रकार की जो वेरिकोज वेन की ही दिक्कत कह लें। यहाँ भी जो ब्लड वेसल्स होती है हमारे गुदा द्वार या मल द्वार के आसपास में कुछ नसों का जाल जैसा बिछा होता है, वह बहुत ज़्यादा जिनको कॉन्स्टिपेशंस की दिक्कत होती है या जिनको बहुत लंबे समय तक का दस्त लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, तो उसकी डायरिया की वजह से भी ये ब्लड वेसल्स फूल जाती हैं और कभी भी इतनी ज़्यादा फूल जाती फट जाती हैं। जिन लोगों को हार्ड कब्ज की दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा टाइट स्टूल जिनको होता है, तो उसकी वजह से भी ब्लड वेसल्स फट जाती हैं और लैट्रिन के साथ में खून आने लगता है। तो ये हीमोगाइट्स पाइल्स की वजह से भी हमको, आप लोगों को पता ही होगा कि उसकी वजह से भी हमारे स्टूल में खून दिखता है। अब यह तो बात हुई कि स्टूल में ब्लड आने के कारणों की। अब हम बात करेंगे कि स्टूल में जो ब्लड दिखाई देता है उसके साथ साथ क्या क्या लक्षण आ सकता है। हम लक्षणों के बारे में बात करेंगे। कई बार तो स्टूल के साथ में ब्लीडिंग इतनी कम होती है दोस्तों कि वह हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देती है और उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक लक्षण भी नहीं आता है। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से कभी भी पेट में दर्द होना, वजन का कम होना, अत्यधिक कमजोरी महसूस होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, घबराहट होना, उल्टियाँ होना या उल्टियाँ आने जैसा होना जिसको हम नोजिया फीलिंग कहते हैं, तो ऐसा हमको हो सकता है। और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है तो उसकी वजह से हमें खून की कमी हो सकती है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब खून की कमी। लेकिन ये लक्षण जो हैं या ये लक्षण जो है ये ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है उसकी जगह पर डिपेंड करता है। अब डायग्नोसिस मतलब कैसे चिकित्सक को आपकी समस्या का पता चलता है। तो जब हम स्टूल में ब्लड आने की शिकायत लेकर चिकित्सक के पास जाते हैं तो चिकित्सक कुछ जांचें करवा सकते हैं डायग्नोसिस के लिए। तो उन जांचों में क्या होता है, सबसे मेन जांच जो होती है वो होती है ब्लड एग्जामिनेशन या फिर स्टूल एग्जामिनेशन। रूटीनली ब्लड एग्जामिनेशन होता है या फिर स्टूल की जांच करवा सकते हैं पैथोलॉजी लैब में कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है या कोई क्लॉटिंग जिससे खून जमने की एक प्रोसेस होती है, उसमें ब्लीडिंग की एक प्रोसेस होती है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, यह सब चिकित्सक देखता है। इसके अलावा एक प्रकार की एंडोस्कोपी होती है। एंडोस्कोपी में क्या होता है दोस्तों, एक लचीला पाइप होता है पतला सा, उस पाइप के एक हिस्से में कैमरा लगा हुआ होता है और उस कैमरे लगे हुए पाइप को हम जो डॉक्टर होता है वो मुंह के द्वारा अंदर डालता है। मुंह से अंदर वो ईसोफेगस में होते हुए ईसोफेगस से पेट स्टमक में और स्टमक से नीचे ड्यूोडेनम तक का हिस्सा उस कैमरे की वजह से दिखाई देता है और इससे चिकित्सक को पता चल जाता है कि कहाँ से ब्लीडिंग हो गई है। और अगर आपके डॉक्टर्स को लगता है कि कहीं से कोई जांच के लिए कोई सैंपल लेना है तो वह इसी जो ये लचीली ट्यूब होती है, एंडोस्कोपिक ट्यूब जो होती है, उससे सैंपल को ले सकता है और जांच के लिए भेज सकता है। इसके अलावा एक प्रोसेस होती है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी भी एक एंडोस्कोपी की ही तरह ही होता है। यहाँ भी एक ऐसी ही ट्यूब होती है जिसके एक हिस्से पर कैमरा लगा हुआ होता है। बस यहाँ पे फर्क इतना है कि एंडोस्कोपी का इस्तेमाल मुंह के अंदर ट्यूब डालकर होता है और जबकि कोलोनोस्कोपी का इस्तेमाल मलद्वार या जिसको हम एनस बोलते हैं वहाँ से अंदर ट्यूब डाल के छोटी जो आंतें होती हैं वहाँ की सिचुएशन को देखा जाता है कोलोनोस्कोपी में। और इसके अलावा एक होती है एंटेरोस्कोपी। यह भी एंटेरोस्कोपी भी एक प्रकार की एंडोस्कोपी होती है जिसमें कैमरा लगा हुआ होता है और एंडोस्कोपी में जो होता है ड्यूोडेनम तक का हिस्सा देखा जाता है, पेट के थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा, और एंटेरोस्कोपी में इस ट्यूब की वजह से आंतों तक का हिस्सा, इसको और नीचे तक का डाला जा सकता है, वहाँ तक का हिस्सा हम देख सकते हैं। और अब आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक कैप्सूल एंडोस्कोपी करते हैं। कैप्सूल एंडोस्कोपी में क्या होता है कि एक कैमरा होता है बहुत छोटा सा, उसको एक विटामिन के साइज़ की कोई कैप्सूल होती है, उसके अंदर उस कैमरे को फिट करके पेशेंट को दे दिया जाता है। पेशेंट जब उस कैप्सूल को निगलता है तो वह जहाँ जहाँ जाएगा, मतलब हमारे ईसोफेगस से, स्टोमक से, ड्यूोडेनम से, फिर छोटी आंत से, फिर बड़ी आंत से, और फिर लास्ट में नीचे से जो बाहर निकल जाएगा, तो उस कैमरे की सहायता से ये पूरा
जो जीआई ट्रैक्ट होती है, जो आहार नली होती है, उस सब की फ़ोटो खींचते हुए वो बाहर निकल जाता है और बाद में उसका एक डाटा जो है कंप्यूटर के द्वारा में स्कैन कर लिया जाता है और कंप्यूटर से में जो फोटोज़ आती हैं उससे चिकित्सक पता लगा लेता है कि कहाँ पर ब्लड का लीकेज हो गया है, कहाँ से खून आ रहा है। अब इसके अलावा एक होती है रेडियो न्यूक्लाइड स्कैनिंग। रेडियो न्यूक्लाइड स्कैनिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक रेडियो एक्टिव मटेरियल को इंजेक्शंस के द्वारा ब्लड में मिलाया जाता है। इसके बाद एक विशेष प्रकार का कैमरा होता है, उससे जीआई ट्रैक्ट में ब्लड के फ्लो को देखा जाता है। इस प्रकार से जहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है उसे एनालिसिस कर लिया जाता है। इसके अलावा एक प्रकार की होती है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी के प्रोसीजर में क्या होता है कि एक विशेष प्रकार की स्याही होती है, डाई होती है, उसको इंजेक्शंस के द्वारा ब्लड में मिला दिया जाता है ताकि ब्लड के फ्लो को हम सीटी स्कैन में या एक्सरे में हम आसानी से देख सकें और ब्लड वेसल्स में जहाँ से ब्लड लीक हो रहा होता है तो उसका पता चल जाता है कि कहाँ से ब्लीडिंग हो गई है। इसके अलावा एक प्रकार की होती है लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी में क्या होता है कि जब ये जितने भी मैंने अभी तक प्रोसीजर बताए होते हैं ये सब फेल हो जाते हैं, कहीं से पता नहीं चलता है, तो इसमें तो लेप्रोटोमी में क्या होता है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें जो हमारा जो पेट होता है उसको सर्जरी के द्वारा खोला जाता है और इसमें डॉक्टर्स जो सर्जन होता है उसमें जांच करता है कि ब्लीडिंग आखिर हो कहाँ से हुई है, उसके क्या कारण हैं। अब ये बातें कि हमने डायग्नोसिस की, इतने प्रकार की जांचें हो सकती हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे इलाज की। दोस्तों, स्टूल में ब्लड आने का इलाज लक्षणों के आधार पर ब्लड कहाँ से आ रहा है, उसकी क्या पोजीशन है और किन कारणों से आ रहा है, इन सब पर डिपेंड करता है आप चिकित्सक का इलाज। अब फ्रेंड्स, होम्योपैथी में तो इसकी बहुत सारी दवाइयाँ हैं स्टूल में ब्लड आने की। इसमें जैसे कार्बोवेस आती है, चाइना है, सल्फर है, लेकेसिस है, हेमामेलिस है, कोलिनसोनिया है, फॉस्फोरस है, एसिड फॉस है, बहुत सारी दवाइयाँ इसमें यूज होती हैं। लेकिन दोस्तों, मैं हमेशा की तरह कहूँगा कि जब हम किसी रोगी का इलाज किया जाता है होम्योपैथी के द्वारा तो उसके लिए आपके होम्योपैथिक चिकित्सक को आपके कॉन्स्टिट्यूशंस का, मतलब आपके स्वभाव का, आपकी बीमारी का, आपकी आदतों का बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आपको उन्हें बताना चाहिए जिसके आधार पर वह जिस होम्योपैथिक मेडिसिन्स को सेलेक्ट करता है वही होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपके रोग को जड़ से ठीक कर सकती है। तो मेरी आपको यही सलाह है कि कभी भी ऐसी परेशानी हो तो अपने आसपास के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखाएं जिससे कि वह आपके जो रोग को जड़ से दूर कर सके और आपको परमानेंट इलाज दे सके। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा स्टूल में ब्लड आने के कारणों के बारे में, जांच के बारे में और इलाज के बारे में। तो हम अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसी नई बीमारी के बारे में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।